जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। हम आज के इस वीडियो में देखेंगे हमारे इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जियोग्राफी यानी कि भूगोल का ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम से सीधे टकराने वाले, सीधे एग्ज़ाम से मिलने वाले हैं। और ये प्रीवियस ईयर 2021 का है, ठीक है। जो पिछले साल यानी पिछले साल जो 2021 में पूछे गए थे क्वेश्चन, वो 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये उसका पार्ट 1 है, ठीक है। ये उसका पार्ट 1 है। अगर एक ही बार में मान लीजिए अगर 100 ऑब्जेक्टिव करवा देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा टाइम आपका भी नहीं लेते हुए हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो आप अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी के ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जो कि देखिए आप देख ही सकते हैं, भूगोल 2021 के लिए यह पूछा गया है, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। यानी कि जो जनगणना 2021 ईस्वी में हुई थी, नहीं 2011 जनगणना, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या का घनत्व वो है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वो क्षेत्रफल में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वहाँ जनसंख्या कम होती है, इसलिए यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम है। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है अरुणाचल प्रदेश। ये बिल्कुल राइट आंसर। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, यानी कि जो 2011 की में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हमारे बिहार की जनसंख्या कितनी थी। तो हमारे बिहार की जनसंख्या है 10.41 करोड़, यानी कि 10 करोड़ 41 लाख व्यक्ति हमारे बिहार में निवास करते थे 2011 में, ठीक है। आगे है निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। तो देखिए निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आप जानते हैं कि जो ये उत्तर प्रदेश है ये 1 नंबर पर है। उसके बाद महाराष्ट्र है, ये 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर बिहार है, 4 नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, आप भी जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। आगे है हॉर्टिकल्चर संबंधित है, यानी कि हॉर्टिकल्चर जो है वो किस चीज़ों से संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर जो वो फल एवं सब्जी के उत्पादन से संबंधित होता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, ये फल एवं जो सब्जी की जो खेती की जाती है उसी को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। देखिए आगे है शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। शुष्क मतलब क्या होता है, शुष्क मतलब सूखे क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान हो गया, ये सूखा क्षेत्र होता है ना। तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या होगा। तो आप ये देख लिया, जब कोई शुष्क क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है, वहाँ की मिट्टी जो है वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है, तो इसको मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा अपरदन किस तरह होता है, तो वहाँ वायु अपरदन से होता है, ठीक है। किसी से होता है, वायु अपरदन से होता है। आगे है दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। यानी जो दक्षिण भारत, यानी कि जो महाराष्ट्र से लेकर के वहाँ केरल तक सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि वहाँ सिंचाई किस माध्यम से किया जाता है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई तालाब के माध्यम से किया जाता है। और हम उत्तरी भारत वाले हैं, तो उत्तरी भारत में जो है वो नलकूप यानी कि बोर्डिंग द्वारा सिंचाई होती है। तो ये है दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये तालाब है। आगे है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, यानी जो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, जहाँ जो नाभिक से यानी कि यूरेनियम वगैरह होती है उससे बिजली और तापमान जैसे जो ऊर्जा है वो बनाई जाती है, बिजली नाभिक से। तो वो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। आप इस चीज़ को नोट करते चलेंगे।
तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं हम अपने अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो हमारे पास अगला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? तो अब देखिए पश्चिम भारत कौन सा है, पहले ये समझिए। तो देखिए भारत का मैं लगभग नक्शा बना रहा हूँ, कुछ गलत हो तो माफ़ कीजिए। ये देखिए हमारे भारत का नक्शा हो गया लगभग, सॉरी गलती बन गया है। तो हमारा जो देखिए पूर्व इस तरफ है, उत्तर इस तरफ है, दक्षिण इस तरफ है और पश्चिम इस तरफ है। तो जो यहाँ की जो नदी बेसिन है उस नदी बेसिन का क्या नाम है? पश्चिम भारत की नदी बेसिन। तो पश्चिम भारत की जो नदी बेसिन है उसका नाम है माही बेसिन। ठीक है, आप इसको याद करेंगे। पश्चिम भारत की नदी बेसिन कौन है? तो माही बेसिन है। आगे है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, यानी कि सबसे जो जूट उत्पादक अधिक होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है गंगा के डेल्टा में। तो हमने क्वेश्चन क्या देखा कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र, यानी जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है गंगा के डेल्टा क्षेत्र में। गंगा का डेल्टा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल को गंगा का डेल्टा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि बाबा बुदन पहाड़ी है, यानी कि जो बाबा बुदन की पहाड़ी है वो किस राज्य में है? ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी ये कर्नाटक में है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? ये तो कर्नाटक में है। आप अच्छे से जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ से ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करवा सकते हैं। पूरी गारंटी है कि ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ से जो भी आएंगे वो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। आगे है, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि कौन सा राज्य है जो कि गोंडवाना समूह के कोयले के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है? तो वो राज्य कौन सा है? तो देखिए आप जानते हैं कि झारखंड में गोंडवाना समूह का कोयला बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो किन राज्यों में गोंडवाना समूह के लिए कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये झारखंड प्रसिद्ध है। आगे है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो आप सब जानते हैं जो जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है वो होती वहाँ की जलवायु। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर कोई पर्वत पर भी रहता है, कोई मैदान में रहता है या फिर कोई किसी और क्षेत्र में रहता है, अगर वहाँ का जलवायु अच्छा है तो लोग वहाँ रहना पसंद जरूर करेंगे। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। ठीक है, आप यहाँ दो बात याद रखेंगे, एक स्थलाकृति भी हो सकती है और जलवायु भी हो सकती है। तो जो स्थल आकृति है, स्थलाकृति ये महत्वपूर्ण कारक है। ये स्थलाकृति क्या है? ये महत्वपूर्ण कारक है। और ये जलवायु है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप दो याद रखेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु और महत्वपूर्ण कारक है ये है स्थल आकृति। ठीक है, आगे है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? यानी मान लीजिए किसी क्षेत्र में अगर औद्योगिकरण है तो वहाँ कौन कौन सा प्रदूषण होंगे? तो वहाँ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये तीनों होंगे। तो ये तीनों प्रदूषण को इनमें से सभी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण भी होगा वहाँ, वायु प्रदूषण भी होगा और जल प्रदूषण भी होगा। इसलिए बिल्कुल हमारा राइट आंसर जो है वो है हमारा इनमें से सभी। ठीक, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, इनमें से तीनों होगा। इनमें से सभी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हथकरघा उद्योग है, यानी कि जो हाथों से चलाए जाते हैं करघा उद्योग, वो किस उद्योग के श्रेणी में आएंगे? तो हम जानते हैं कि वो कुटीर उद्योग है। ठीक है, वो किस तरह का उद्योग है? कुटीर उद्योग, यानी कि हर घर का उद्योग। आगे देखिए, नोआ मुंडी, यानी कि जो नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र है, जो जहाँ से कि लोहे का अयस्क निकाला जाता है,
वो किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो जो नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र है ये कहाँ है? ये झारखंड में है। ठीक है, नोआमुंडी कहाँ क्षेत्र है? ये झारखंड में है, आप याद रखेंगे। आगे है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, यानी कि हमारे यहाँ हरित क्रांति कब शुरू की गई थी? तो इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है सभी स्टूडेंट्स को कि ये तो 1966 से 67 के दशक में शुरू हुई थी, तो ये 1960 का दशक कैसे हुआ? देखिए, दशक मतलब होता है आगे के 10 वर्षों में, यानी कि 1960 के दशक में शुरू हुआ तो 1960 से लेकर के 70 के दशक में शुरू हुआ होगा। और जब बात हम किसी और चीज़ की करते हैं तो वो अलग हो जाता है। आप दशक का मतलब याद रखें कि दशक मतलब होता है आगे के 10 वर्षों में। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी कब? 1960 के दशक में। आगे देखते हैं, कोलकाता पत्तन स्थित है, यानी कि जो कोलकाता पत्तन है वो कहाँ स्थित है? तो आप सीधा याद रखेंगे कोलकाता कहाँ स्थित है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित रोगों में कौन वायु जन्म नहीं है? वायु जन्म नहीं है, यानी कौन है जो कि वायु के द्वारा नहीं होता है, वायु के कारण नहीं होता है, वायु की वजह से नहीं होता है? तो वो रोग है, देखिए वो रोग है अतिसार। वो कौन सा रोग है? तो ये रोग है अतिसार, क्योंकि अतिसार ऐसा रोग है जो कि वायु के कारण नहीं होता है। वायु के कारण कौन कौन सा रोग होता है? तो श्वसन संक्रमण, नेत्र श्लेष्मंत और श्वास नली शोथ, यानी कि कौन है जो कि वायु के द्वारा नहीं फैलता है, तो वो अतिसार है, जो कि आंख का रोग है, ये किसी और मामले में फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास अतिसार। ठीक है, आगे देखिए, ब्राज़ील में कॉफ़ी क्षेत्र को कहा जाता है, यानी कि जो ब्राज़ील का कॉफ़ी क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए भारत का उत्तरी गंगा का मैदान है, तो उसको क्या कहा जाता है? सिंधु का मैदान, गंगा मैदान कहा जाता है, इस तरह से। तो जो ब्राज़ील में कॉफ़ी का क्षेत्र है उसको कहा जाता है फेजेंडा। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? फेजेंडा। अब आप बिल्कुल वीडियो को अच्छी क्वालिटी पर देखें तो बिल्कुल आपको सही सही नज़र आएंगे। ठीक है, आगे है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, लेकिन जो मणिपाल सॉफ्टवेयर पार्क है, ठीक है, मणिपाल सॉफ्टवेयर पार्क, ऐसे सॉफ्टवेयर पार्क कई प्रकार के होते हैं ना, तो उन्हीं में से एक है कर्नाटक में मणिपाल सॉफ्टवेयर पार्क अवस्थित है। तो ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये कर्नाटक में है। तो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? यानी कि हमारे देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो आप जानते हैं कि जो दिल्ली की यमुना नदी है ये सबसे अधिक प्रदूषित है, इतनी प्रदूषित है कि यह काली हो गई। कैसी? काली, बिल्कुल नाले के बराबर। तो सबसे अधिक नदी कौन सी प्रदूषित है? तो ये यमुना नदी प्रदूषित है सबसे अधिक। आगे है, निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि नीचे दिए हुए में कौन सी क्रिया है जो कि मानव और पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण और मानव के बीच की जो सबसे उत्तम उदाहरण है क्रिया का, वो कौन सा है? ये क्या? मानव बुद्धिमत्ता, ये तो मानव का है ना। फिर आगे है लोगों के अनुभव, यानी कि लोगों का अनुभव है तो ये मानव का है। और फिर मानवीय भाईचारा, तो ये मानव की ही उदाहरण है। और यह है कि मानव और पर्यावरण, तो मानव और पर्यावरण से क्या विकसित हुआ है? ये प्रौद्योगिकी विकसित हुआ है, यानी कि टेक्नोलॉजी विकसित हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह साफ साफ नज़र आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे दे। तो क्या है? निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण है? तो यह है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी। आगे है, नियतिवाद संकल्पना के किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है?
यानी कि जो घटनाएं जितनी भी है, जैसे मानव अपने को विकसित कर सकता है, लेकिन पर्यावरण के एक निश्चित दायरे के अंतर्गत रह के। जैसे मान लीजिए अगर मानव विकसित करना चाहता है तो क्या प्रकृति को पूरी तरह खत्म करके मानव अपने आप को बहुत बड़ा साबित कर लेगा? तो ऐसा नहीं हो सकता है। प्रकृति इस दुनिया में रहेगी ही तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो इसी को कहा जाता है नियतिवाद संकल्पना। तो नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो नियतिवाद में जो है वो प्राकृतिक घटना को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो नियतिवाद में प्राकृतिक घटक, यानी कि कोई चीज़ ये फिक्स रहेगी, ये किसका घटक है? प्राकृतिक का घटक है। और कोई चीज़ संभववाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो मानवीय घटक को। आगे है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? यानी कौन सा फसल जो कि रोपा नहीं जाता है? तो अब देखिए, रबर का बागान लगाया जाता है, गन्ना लगाया जाता है और कॉफ़ी लगाया जाता है, लेकिन जो गेहूँ है वो गेहूँ क्या है? आप जानते हैं गेहूँ खाद्य फसल है, यानी कि खाने वाला अन्न फसल है। आगे है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? यानी कि नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन है जो कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं और जिसे लाल कॉलर दिया जाता है? ठीक है, तो खेती, आप जानते हैं खेती कौन सी क्रियाकलाप है? तो खेती प्राथमिक क्रियाकलाप है। इसमें ऑप्शन 25 नंबर है कि कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो खेती जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाता है। आगे है, स्वेज नहर जोड़ती है, यानी कि जो स्वेज नहर है, जो स्वेज नहर बनाया गया है, ये किस चीज़ को जोड़ती है? स्वेज नहर, आप ये बता सकते हैं स्वेज नहर किस चीज़ को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो जोड़ती है वो स्वेज नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ठीक है, सॉरी, जो स्वेज नहर होती है ना, स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। ठीक है, स्वेज नगर किसे जोड़ती है? स्वेज नगर जोड़ती है, स्वेज नहर, नगर नहीं नहर, स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। अब याद रखेंगे, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर जोड़ती है, नहर। पहले क्या होता था कि यात्रियों को पहले पूरा चक्कर काट के आना पड़ता था, लेकिन ज़मीन को काट कर क्या स्वेज नहर बना दिया गया है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ से सीधा यहाँ आ जाता है। कहाँ से? लाल सागर से भूमध्य सागर। जैसे एक तरफ लाल सागर है और एक तरफ भूमध्य सागर है। अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा हुआ तो बिल्कुल आपको याद होगा। और ये नहर विकसित किया है जिसका नाम है स्वेज नहर। ठीक है, आगे देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है ये किस राज्य में है? ये कहाँ है? यानी कि जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं इनके नाम पर एक हवाई अड्डा का नाम रखा गया है। ये कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। आगे है, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? मान लीजिए कोई नदी है, तो नदी कैसी बहती है? तो नदी बिल्कुल सीधी बहती है, सीधी बहती है। ठीक है, तो यहाँ जो नदी के किनारे गांव बसेगा, ऐसा ही बसेगा ना, बिल्कुल। तो ये क्या बच रहा है? ये रेखीय बस रहा है, एक रेखा में बस रहा है। तो नदी के किनारे बसा गांव रेखीय प्रतिरूप में आ जाएगा। ठीक है, नदी के किनारे बसा गांव या फिर सड़क के किनारे बसा गांव रेखीय प्रतिरूप में आएगा। आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था, यानी कि जो जनगणना हमारे यहाँ की गई थी 2011 में, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो उस समय बिहार का जनसंख्या घनत्व था 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट ही कर लेंगे
कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो यह था 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी, यानी कि भारत में फर्स्ट टाइम जनगणना कब की गई थी, पूर्ण जनगणना, आधी जनगणना नहीं, पूर्ण जनगणना, तो ये 1881 ईस्वी में की गई थी, अंग्रेजों के समय पे ही। आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है, यानी कि भारत में कितने लोग हैं जो कि नगर में बसते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 31.16%, ठीक है, 31.16% जो लोग हैं हमारे भारत में वो गाँवों में बसते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ, 31.6% लोग हमारे यहाँ कहाँ बसते हैं, तो गाँवों में बसते हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ा है। आगे देखिए, ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, यानी कि जो हमारे भारत में पुरुष एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जाते हैं, प्रवास होता है, जैसे सबके घर में कोई ना कोई घर से छोड़कर बाहर रहते होंगे, तो ये प्रवास हुआ, तो ये प्रवास किस कारण से करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण आप सब जानते हैं कि काम और रोजगार, ठीक है, काम और रोजगार की वजह से हम कहाँ जाते हैं, प्रवास करने के लिए एक राज्य में दूसरे राज्य में। तो भारत हमारे ये तो हमारे देश में हो रहा है, भारत में, तो यहाँ प्रवास का कौन सा कारण है, तो ये है काम और रोजगार, ये पुरुष का महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है, यानी कि हमारे भारत में पुरुष जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, ये किस लिए जाते हैं, तो ये आ जाते हैं काम और रोजगार के लिए। आगे, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम, यानी कि कौन सा राज्य है जहाँ 0 से 6 वर्ष की बच्चे 0 से 6 वर्ष के बच्चों का अनुपात बहुत कम पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो ये है हरियाणा। हरियाणा राज्य में है जो वो, वहाँ भारत में जो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं वहाँ नहीं के बराबर पाया जाता है, यानी कि कम पाया जाता है, सबसे निम्नतम हमारे भारत में सबसे निम्नतम पाया जाता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात हरियाणा में। आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है, जो कौन सी ऐसा राज्य है हमारे भारत में जहाँ सबसे अधिक, मतलब आधे से अधिक जनसंख्या, बहुत ज़्यादा जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाला है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है, यानी कि हमारे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ नगरीय जनसंख्या, यानी कि आधे से ज़्यादा जनसंख्या नगरीय है, तो वो राज्य है गोवा। वो कौन सा राज्य है, वो राज्य है गोवा। गोवा में आधे से ज़्यादा लोग शहरों में बसते हैं, गाँव में नहीं बसते हैं। आगे है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है, यानी कि सिंचित क्षेत्र है जहाँ सिंचाई के लिए पानी स्थित है, रहता है, वहाँ जो मृदा अपरदन होता है, जो मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है मृदा का लवणता, ठीक है, इसका क्या कारण है, तो मृदा का लवणता कारण है। आगे देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, यानी कि हमारे भारत में जो हुगली औद्योगिक प्रदेश है, हुगली जो है जहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, इसका सेंटर कहाँ है, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे बिहार है, बिहार का केंद्र कहाँ है, तो बिहार का केंद्र पटना में है, तो उसी तरह जो औद्योगिक क्षेत्र है, हुगली का औद्योगिक क्षेत्र, ये कहाँ है, तो ये है कोलकाता और हावड़ा के बीच में, ठीक है।
यहाँ ज़्यादा लोग कोलकाता और हावड़ा के मध्य ही रहते हैं। आगे है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। यानी कि हमारे देश में भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? तो ये हमारे देश में सबसे पहले हुआ था 1923 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1923 ईस्वी में हुई थी। हमारे भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कब हुआ था ये? 1923 ईस्वी में हुआ था। आगे है, भारतीय रेल की शुरुआत हुई, यानी कि हमारे देश में रेल की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो ये हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। तो जो 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे, 2021 में ये सिर्फ 70 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। ठीक है, 70 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इनमें से मैंने 38 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, जो 38 क्वेश्चन आज पूरा हो गया है, और जो बाकी के क्वेश्चन बच गए हैं ये आगे की वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो नॉलेजेबल लगा हो, मतलब नॉलेजेबल वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,